ठीक है, आपके IQ लेवल पर डिपेंड करेगा। इसके जस्ट बाद आधे घंटे बाद एक 50 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट भी होगा, ठीक है, अभी तुरंत इसी चैप्टर का, ठीक है, केवल इसी चैप्टर का रहेगा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को क्या लिख कहते हैं हम लोग? सम अस्थानिक। क्या कहा जाता है? सम अस्थानिक। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और टॉप्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्थान। हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। और उनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसको क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल से हम पूछे आपसे कि बताओ प्रोटियम हो गया, एक हो गया आपका क्या? ड्यूट्रियम, एक हो गया क्या? ट्राइटियम, ठीक है। तो ट्राइटियम, तो प्रोटियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ड्यूटेरियम को इस तरीके से और ट्राइटियम को ऐसे लिखते हैं। तो ये तीनों का तीनों किसका आइसोटोप्स कहलाएगा? हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है? एक है। और सबका एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। समझ में आया? जैसे अगर हम यूरेनियम का कहें तो यूरेनियम एक होता है 92,235 और एक होता है यूरेनियम 92,238, ठीक है। ये दोनों यूरेनियम का आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास दोनों का क्या है? डिफरेंट है। कार्बन है तो कार्बन का भी दो आइसोटोप्स है, एक C12 होता है और C14 होता है, तो ये दोनों कार्बन का आइसोटोप्स हो गया। समझ में आ रहा है? तो वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उन्हें कहा जाता है समस्थानिक, ठीक है। तो इंग्लिश वाले सेम लिखे, हिंदी वाले लिख लेंगे वैसे तत्व जिनका, यहां पर सेम लिख लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंट लिखा हुआ है। वैसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर समान, एटॉमिक नंबर समान तथा एटॉमिक मास अलग होता है, हो गया? अलग होता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कार्बन 612, कार्बन 614। उदाहरण में लिख लो कार्बन 612 और 614, ये वाला। दूसरा लिख लेना यूरेनियम 92,235, यूरेनियम 92,238, 92,235 और 92,238। तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन का तीनों लिख लीजिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, लिख लिए। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, ये सेम है वही वाला, लिख लिए थे ना? लिख लो, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यह तीनों किसका आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन का। यूरेनियम का 92,235, 92,238। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, यानी किस आइसोटोप्स का कहां पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन 14 का उपयोग किस में किया जाता है, तो याद क्या रखना है? एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। एज ऑफ फॉसिल अभी लिखना शुरू मत करो, हम लिखाएंगे जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म का आयु जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का, ठीक है, कार्बन 14 का। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है कार्बन डेटिंग। क्या नाम है? कार्बन डेटिंग मेथड। तो क्वेश्चन आता है कार्बन डेटिंग मेथड में, अब कार्बन का दो आइसोटोप्स है 12 और 14, तो 12 का उपयोग नहीं किया जाता है, किसका किया जाता है? कार्बन 14 का। उसके बाद है यूरेनियम 235, इसका उपयोग किस में किया जाता है? चट्टान का आयु जानने में।
और चट्टान का आयु जानने के साथ साथ एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भी आयु जानने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यूरेनियम लेड मेथड। क्या कहा जाता है? यूरेनियम लेड मेथड इसको कहा जाता है, या यूरेनियम लेड प्रोसेस कहा जाता है। तो यूरेनियम लेड प्रोसेस में 235 का यूज होता है। आयोडीन 131 का उपयोग किसमें किया जाता है? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग के उपचार में। फेरस 59, आयरन 59 का उपयोग किसमें किया जाता है? एनीमिया के उपचार में। ठीक है। आर्सेनिक 74 का उपयोग किसमें किया जाता है? ट्यूमर के उपचार में। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। और सोडियम 24 का उपयोग किसमें किया जाता है? डिले ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का नहीं बनता है तो उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये 7 आइसोटोप्स का याद रखना है। तो हेडिंग बना लीजिएगा, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स। यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों के उपयोग। यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों के उपयोग। हो गया। पहला लिखिएगा, इसमें पहला लिखिएगा कार्बन 14। पहला लिखिएगा कार्बन 14। कार्बन 14 डैश देकर के इसमें लिखिएगा चट्टान की आयु, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। जीवाश्म समझते हो? ठीक है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। और जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोला जाता है? बताओ। पैलेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? पैलेंटोलॉजी, या फिर इसको पैलियोबायोलॉजी भी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी या पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। दूसरा लिखिएगा यूरेनियम 235। डैश दीजिएगा, इसमें लिखिएगा चट्टान तथा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। चट्टान तथा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। हो गया। तीसरा लिखिएगा आयोडीन 131। I131 या आयोडीन 131। आयोडीन 131, इसमें डैश देकर के लिखिएगा घेंघा के उपचार में। घेंघा, ग्वाइटर, घेंघा के उपचार में। घेंघा के उपचार में। उसके बाद लिखिएगा आयरन Fe59। Fe59, इसमें लिखिएगा एनीमिया। एनीमिया हिंदी में कहा जाता है रक्त अल्पता। एनीमिया के उपचार में। एनीमिया के उपचार में। एनीमिया मतलब खून में हीमोग्लोबिन की कमी। खून की कमी नहीं, खून में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मतलब क्या? आयरन घट जाना शरीर में, तो आयरन 59 का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला लिखिएगा आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74, इसमें लिखिएगा ट्यूमर के उपचार में। ट्यूमर के उपचार में। ट्यूमर में और कैंसर में अंतर है, समझ रहे हो ना? सेम नहीं है दोनों। कैंसर का क्या मतलब होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल में जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? कैंसर। और कोशिका विभाजन होने के बाद निश्चित समय के बाद यदि वो रुक जाए तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूमर। ठीक है। तो ट्यूमर माने गांठ बन करके वो रुक जाएगा, उसमें फिर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ट्यूमर का ट्रीटमेंट करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? आर्सेनिक 74 का। और कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? कोबाल्ट 60 का। तो नेक्स्ट लिखिएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 में लिखिएगा डैश दे करके कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में। हो गया। उसके बाद लिखिएगा सोडियम 24। सोडियम Na24। सोडियम 24, इसमें लिखिएगा खून का थक्का बनाने में। खून का थक्का
बनाने में, यानी ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक है, खून का थक्का बनाने में। हाँ बहुत पेन होगा, कोमा में चल जाएगा इंसान। अब जितना दूर वो बनेगा उतना दूर ब्लड सर्कुलेशन बंद रहेगा, तो पेन होगा नहीं। चलिए उसके बाद देखिए इसके पहले अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े, आइसोटोप्स। क्या पढ़े? आइसोटोप्स। अभी क्या मिला? आइसोबार्स। अभी क्या है ये? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में देखो, आइसोटोप्स में क्या सेम था, बोलो क्या सेम था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। तो जेड सेम था। यहां पर आइसोबार्स जो होगा ना, उस आइसोबार्स में क्या सेम होगा? एटॉमिक मास। क्या सेम होगा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट, यानी जेड डिफरेंट और मास क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। भार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आइसोबार। बार का मतलब भारिक, सम भारिक, जिसमें भार क्या हो? समान हो, और क्रमांक क्या हो? अलग हो, उसको क्या कहा जाता है? आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें डैश देकर के लिखिएगा। लिखिएगा वैसे तत्व जिनका एटॉमिक मास, हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास समान होता है। एटॉमिक मास समान होता है, जबकि एटॉमिक मास समान होता है, जबकि एटॉमिक नंबर अलग होता है। जबकि एटॉमिक नंबर अलग होता है। एटॉमिक नंबर अलग होता है। हो गया? इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा जो लिखा हुआ है। देखो यहां पर कार्बन का 2 आइसोटोप्स होता है ना, 12 और 14। तो कार्बन का भी एटॉमिक मास कितना होता है? 14। और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना होता है? 14। तो कार्बन और नाइट्रोजन को हम लोग क्या कह सकते हैं? आइसोबार्स। अगर ऑप्शन में दे दे आपको कि बताओ कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, ऑप्शन में दे दे आइसोटोप्स, ऑप्शन में दे दे आइसोबार, आइसोबार, ऑप्शन में दे दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन में दे दे आइसोटोन, तो क्या कहोगे? आइसोबार। तुरंत देखोगे ना कि क्या सेम है, तो एटॉमिक मास क्या है? सेम है, तो आइसोबार हो गया। वैसे ही आर्गन का एटॉमिक मास कितना है? 40। और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास कितना होता है? 40। तो आर्गन और कैल्शियम भी क्या है? आइसोबार्स हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल में लिख लीजिए। हो गया? उसके बाद देखो क्या है? आइसोन्यूट्रॉनिक। तो आइसोन्यूट्रॉनिक को एक और नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है इसे? आइसोटोन्स। तो कई जगह पर आइसोन्यूट्रॉनिक लिखा हुआ रहेगा और कई जगह क्या लिखा मिलेगा आपको? आइसोटोन्स। तो नाम से ही समझ में आ गया कि नहीं? आइसो का मतलब क्या? समान, और टोन्स का मतलब क्या? न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और वैसे एलिमेंट जिस पर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उनको क्या कहोगे? आइसो न्यूट्रॉनिक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा? आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो देखिए वही लिखा हुआ है, द एलिमेंट विच हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड आइसोटोन्स। समझ में आया? लिखिएगा वैसे तत्व जिनके नाभिक में, वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की समान संख्या, न्यूट्रॉनों की समान संख्या, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पूछे आपसे हम कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन कार्बन का मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। तो इन दोनों में अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कार्बन में कितना न्यूट्रॉन है? 14 में से 6 घटाओगे तो 8, और ऑक्सीजन में 16 में से 8 घटाओगे तो 8। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है कि नहीं? तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे? आइसो न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स कहेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ट्राइटियम, और यहां पर क्या है? हीलियम।
तो ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3, हीलियम का एटॉमिक मास 4, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। फॉस्फोरस है और सल्फर है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ठीक है, तो यहां पर भी न्यूट्रॉन की संख्या फॉस्फोरस और सल्फर में कितनी मिलेगी? 16 मिलेगी। तो जहां कहीं भी न्यूट्रॉन की संख्या समान मिले उसे आइसोटोन्स कहेंगे। ओके, लिख लीजिए एग्जाम्पल में। हो गया? लिख लिए ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद एक टर्म आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट, ऑर्बिट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कक्षा। ठीक है, और एक टर्म आता है सब ऑर्बिट। ऑर्बिट, और एक टर्म आता है क्या? सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? उप कक्षा। एक को कहते हैं कक्षा और एक को कहते हैं उपकक्षा। तो कक्षा को या ऑर्बिट को किससे डिनोट किया जाता है? के, एल, एम और एन से। सब ऑर्बिट को किससे डिनोट किया जाता है? एस, पी, डी और एफ से। दोनों में पहले अंतर समझना। ऑर्बिट है या फिर सब ऑर्बिट है, इन दोनों की जरूरत किस लिए है? किसको रखने के लिए इन दोनों की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? ऑर्बिट में या फिर सेल में। तो जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था? नील्स बोर ने। किसने बताया था? नील्स बोर ने। और जो सब ऑर्बिट है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सोमरफेल्ड ने। सब ऑर्बिट के बारे में किसने बताया? सोमरफेल्ड ने। ऑर्बिट के बारे में किसने बताया? नील्स बोर ने। ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय के, एल, एम, एन। सब ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय एस, पी, डी, एफ। अगर पूछे कि के ऑर्बिट का सब ऑर्बिट कौन है तो क्या कहोगे? एस। एल का सब ऑर्बिट कौन है? पी। एम का कौन है? डी। एन का कौन है? एफ। क्लियर हुआ? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यह किस फॉर्मूले पर निर्भर करता है? 2n स्क्वायर। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ k ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर k तो पहला ऑर्बिट है, तो क्या लिखेंगे? 2। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है यानी 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पूछे आपसे कि k के बाद क्या है? l है। l में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या कहोगे कि l दूसरा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है ना जी। तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पूछे कि n में कितने इलेक्ट्रॉन, m में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहोगे 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18, 18 हो जाएगा। आपसे पूछे कि n में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहोगे 2 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32, 32 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 2, 8, 18 और 32। ये इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में रहेंगे, इससे अधिक नहीं कभी भी रहेगा, इससे कम रह सकता है। ठीक है, के में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन 3 कभी नहीं रहेगा। एल में 8 रह सकता है, 7 रह सकता है, लेकिन 9 कभी नहीं रहेगा। मतलब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे ज्यादा नहीं रहेगा कभी भी। सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है 4-4 बढ़ते रहता है। जैसे एस में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2। पी में कितना रह सकता है? 6। डी में कितना रह सकता है? 10। और एफ में कितना रह सकता है? 14। यह बात किस व्यक्ति ने बताई थी? सोमरफेल्ड ने बताई थी। क्लियर हो गया? अब देखिए, ऑर्बिट और सेल में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर कॉल्ड ऑर्बिट और सेल। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको कहते हैं ऑर्बिट या सेल। तो हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो ऑर्बिट और सेल। ऑर्बिट और सेल हिंदी में कहा जाता है कक्षा। खोज किसने किया था? नील्स बोर ने। तो ब्रैकेट में नील्स बोर भी लिख लीजिएगा। नील्स बोर डैश देकर के इसमें लिखिएगा वह वृत्तीय पथ, वह वृत्तीय
पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, वह वृत्तीय पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे कक्षा कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। इसे KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरना, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरना 2n² फॉर्मूला पर निर्भर है, 2n² फॉर्मूला पर निर्भर है, 2n² फॉर्मूला पर निर्भर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर K पर इलेक्ट्रॉन कितना है, K पहला कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, L पर 8, M पर 18 और N पर कितना हो जाएगा 32, मतलब 2n² पर निर्भर है। अच्छा एक और बात बताना, हम अगर पूछे कि बताओ सबसे कम ऊर्जा किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर होगी तो क्या कहोगे, सबसे कम ऊर्जा किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर होगी तो क्या कहोगे K, और पूछे कि सबसे अधिक ऊर्जा यानी मैक्सिमम एनर्जी किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर होगी तो क्या कहोगे N। आपको याद होगा एक साइंटिस्ट का नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसका नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, परमाणु का विद्युत चुंबकत्व मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल क्या कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसकी ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है, और जब उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी तो वो नाभिक में गिर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी के बात को ने चैलेंज किया, किसने, नील्स बोर ने। और नील्स बोर ने क्या कहा था कि ऊर्जा का स्तर बढ़ता है घटता है, 0 नहीं होता। ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो K से L, L से M, M से N, तो मैक्सिमम ऊर्जा किस पर, N पर, और मिनिमम ऊर्जा किस पर, K पर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 8, 18, 32। ये डायरेक्ट लिख लीजिए ताकि याद रहेगा। K पर लिख लो सीधा 2, L पर लिख लो 8, M पर लिख लो 18 और N पर लिख लो 32, और याद अगर रहे तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2, 8, 18, 32। अगला हेडिंग बना लो, सब ऑर्बिट सब सेल। नेक्स्ट बना लो सब ऑर्बिट सब सेल, उपकक्षा, सब ऑर्बिट सब सेल, उपकक्षा, उपकक्षा। हो गया, इसमें लिखिएगा प्रत्येक कक्षा की उपकक्षा होती है, प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा होती है जिसे सोमरफेल्ड ने बताया, जिसे सोमरफेल्ड ने बताया, सोमरफेल्ड ने बताया। इसे SPDF द्वारा, SPDF द्वारा दर्शाया जाता है, SPDF द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाएंगे, SPDF। और ये भी लिख लीजिएगा SPD और F कितना होगा इसमें, 2, 6, 10 और 14। इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। हो गया। चलिए इसके बाद है क्या, ये ऑर्बिट और सेल का हो गया। हाँ, अब देखिए एक नियम आता है, कौन सा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल।
क्या आता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इसको ऑफ बाउ नियम भी कहा जाता है, ठीक है। ऑफ बाउ वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखना, ऑफ बाउ कोई साइंटिस्ट वगैरह का नाम नहीं है। ऑफ बाउ एक जर्मनी का शब्द है, एक जर्मन वर्ड है। इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना, मतलब रचना करना। जैसे घर आप बनाते हैं तो घर में ईंटा कैसे सजाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है जर्मन में? ऑफ बाउ कहा जाता है। तो ऑफ बाउ क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इस ऑफ बाउ नियम के आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको बताइए? विद्युत विन्यास। क्या बोला जाता है? विद्युत विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। अभी इसको हम पढ़ रहे हैं, बहुत तनाव नहीं लेना है, नॉर्मली देखना है, ठीक है। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड। ऑफ बाउ कहाँ का शब्द है? जर्मन का। इसका मतलब क्या होता है? ट्यूब्यूल्ड, मतलब निर्माण करना या रचना करना। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी तत्व का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोग किस नियम का उपयोग करते हैं? ऑफ बाउ नियम का उपयोग करते हैं। अब देखो, ये तीसरा और चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? इन सब ऑर्बिट डी। डी क्या है? ऑर्बिट है कि सब ऑर्बिट है? सब ऑर्बिट है। तो डी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं बताइए? 10 है ना रहेगा। एस में 2 था, पी में 6 था, डी में 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकते हैं। तो क्या लिख रहा है? इन सब ऑर्बिट डी 4 और 9, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहेंगे। 10 से कम रह सकता है, 10 से कम 9 रह सकता है, 8, 7, 6, 5 कितना भी रह सकता है। लेकिन डी सब ऑर्बिट का एक नियम है कि उसमें कभी भी 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, कभी भी 9 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। 3 या 9 या 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। कभी भी ऐसा स्थिति आए कि जब उसमें 9 या 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हो, तो उसके पहले सब ऑर्बिट आता है एस। एस सब ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन दे करके इसमें 5 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए जाते हैं। नहीं समझे? ऐसे समझो ना, जैसे मान लो एस है, पी है, डी है और एफ है। इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रखेगा? ये 10, ये 14। इसको इलेक्ट्रॉन अभी भूल जाओ, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है ना, ये 5 रख सकता है, 4 रख सकता है, 3 रख सकता है, 7 रखेगा क्या? ये कभी भी 9 नहीं रखेगा और क्या नहीं रखेगा? 4। इसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहे रख सकता है। एफ जो है ना, एफ के बारे में यहां लिखा गया है, एफ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 है, लेकिन कभी भी ये 6 या फिर 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, मान लो ये पूड़ी है, पूड़ी समझ रहे हो? तो कई लोग टोटका वाले होते हैं गांवों में, टोटका वाले लोग, उन लोगों को 2 गो पूड़ी दो खा लेंगे, 5 पूड़ी दो खा लेंगे, 3 गो पूड़ी प्लेट में दे देने पर क्या कहेगा? हटाओ नहीं खाएंगे। कुछ टोटका करके दिया, 3 गो पूड़ी खाने से लोग क्या करता है? बचता है जनरली, कहता है 3 गो नहीं खाएंगे, 4 दो या फिर कितना दो, 2 गो पूड़ी दो। तो वैसा ही इसके साथ है, ये थोड़ा टोटका मानने वाला है। ये कभी भी 9 या 4 पूड़ी नहीं खाएगा, कभी भी खाएगा तो कितना खाएगा? 10 खाएगा, या फिर इन 2 अंकों को छोड़ करके जो भी रखेगा वो रखेगा। ठीक वैसे ही इसके साथ भी है, कभी भी या 6 या 13 नहीं रखेगा, 14 या फिर इन दोनों के अलावा कोई संख्या इसमें रह सकती है। याद रहेगा? तो केवल 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन सा? डी एक्सेप्शन है और एफ एक्सेप्शन है। क्लियर है? इसको हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो पहले कुछ पॉइंट है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ऑफ बाउ नियम हिंदी लिख लो। ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ नियम हिंदी में ही लिख लो ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। ऑफ बाउ, ऑफ बाउ नियम लिखिएगा। यह एक जर्मन शब्द है, यह एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब निर्माण करना होता है, जिसका मतलब निर्माण करना होता है। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा। किसी तत्व का विद्युत विन्यास, किसी तत्व का
विद्युत विन्यास ऑफ बाउ नियम द्वारा, ऑफ बाउ नियम द्वारा निकाला जाता है, ऑफ बाउ नियम द्वारा निकाला जाता है, ऑफ बाउ नियम द्वारा निकाला जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, उपकक्षा डी में, उपकक्षा डी में, उपकक्षा डी में 9 या 4 इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखा जाता, 9 या 4 इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखा जाता। अगला पॉइंट लिखिएगा, उपकक्षा एफ में 6 या 13 इलेक्ट्रॉनों को, 6 या 13 इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखा जाता, 6 या 13 इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखा जाता। हो गया। 6 या 13 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं रहेंगे? डी में, एफ में ना, एफ में 6 या 13 नहीं रहेंगे। चलिए अब देखिए, यही है ऑफ बाउ नियम। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? ऑफ बाउ नियम कहा जाता है। अब जैसे घर में ईंट, आप मिस्त्री को देखो ईंटा रखते हुए, तो एक ईंट अगर ऐसे रख रहा है तो दूसरा ईंट कैसे रखता है? इसके ऊपर आधा पर से रखता है ना, फिर तीसरा कैसे रखेगा? इधर आधा रखेगा, ऐसे ही ना करके घर बनाता है। तो वैसे ही ये सब क्या है? उपकक्षा है। 1 से लेकर के 7 तक रखा गया है। फिर P जब रखा गया है तो S1S को छोड़ करके, जहां 2S है वहां पर 2P है। 3D जो है वो किसके साथ है? 3P, 2P हट गया, और फिर D के बाद क्या आ गया? F आ गया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकक्षा में भरेगा? 1S में। 1S के बाद किस में भरता है? 2S में। 2S के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरता है? 2P में। 2P के बाद किस में भरता है? 3S में। 3S के बाद 3P, 3P के बाद 4S, 4S के बाद 3D, 4P, 5S। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरता है। यानी जैसे यह लिखा गया है ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है? भरा जाता है। पहले आप इसको बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं इसको। पहले एरो मत बनाओ, पहले एरो छोड़ दो, पहले ऐसे काउंटिंग लिख लो, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 7S। अब फिर एक लाइन जो छोड़ 1S छोड़ देना, फिर 2P लिखना। एक एक छोड़ छोड़ करके लिखिएगा।
चलो लिख लिए। अभी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ किसी का, एल्युमिनियम 13 का बना के बताओ तो, एल्युमिनियम 13 का बनाओ। एक बार ट्राई करो बना के, फिर हम बता रहे हैं। नहीं हो रहा है, हो गया। देखो एक बता देते हैं, ध्यान से देखो। जैसे एल्युमिनियम 13 लिखा हुआ है ना, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी बना पाइएगा जब ये एटॉमिक नंबर आपको याद हो। तो कम से कम एटॉमिक नंबर याद कर लो अपने एग्जाम के लिए। कितना याद होना चाहिए? 30। ठीक है, 30 एटॉमिक नंबर आपको, ज्यादा याद है तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम कितना याद होना चाहिए? 30 याद होना चाहिए। तो मान के चलो कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर मैक्सिमम 13 एटॉमिक नंबर इसका है। इसको समझ लो एल्युमिनियम कितना पूरी खा सकता है? 13 पूरी खा सकता है। ठीक है, इस सब को मान लो कि ये सब प्लेट है। ठीक है, जैसे गांव में भोज होता है तो लोग पंगत में बैठते हैं ना, पात बना करके बैठते हैं। तो वो पूरी चलाने वाला आता है, वो पहले क्या चलाता है? पत्तल। पहले क्या चलाया जाता है? पत्तल। पत्तल देखो सबके आगे फेंक दिया जाता है, तो ये सब क्या है? पत्तल है। तो एल्युमिनियम बैठा हुआ है पात में, इसके पास क्या आएगा? पहले पत्तल। ठीक है, कौन पत्तल सबसे पहले आएगा? एस नहीं, क्या आएगा? 1s। 1s के बाद कौन सा पत्तल आएगा? बोलो। 2s। 2s के बाद क्या आएगा? 3s नहीं ना आएगा जी, ये है ना। हाँ, क्या आएगा? 2p। 2p के बाद क्या आएगा? 3s। 3s के बाद क्या आएगा? लेकिन 3p का हमको लग रहा है जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, कि पड़ेगा? पड़ेगा। तो क्या लिखें? 3p लिख दें। 3s के पास क्या आएगा? 3p। अब चलो देखो, s कितना पूरी खा सकता है? अरे भाई s है, p है, d है और f है। s क्या गो? p d f 14। चलो s मैक्सिमम क्या को पूरी खाएगा? 2 को दे दिए इसको, फिर s क्या को खाएगा? 2 ही खाएगा। p क्या कितना खा सकता है मैक्सिमम? 6। तो कितना हो गया टोटल? क्या को पूरी खर्चा हो गया? 10। s कितना खाएगा? 10 2 12 हो गया। एक पूरी बच रहा है। पी खा सकता है क्या गो? 6 गो, लेकिन बच क्या गो रहा है? 1। तो पी को कितना देंगे? 1 देंगे। बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना आसान। चलिए एक बनाइए तो, क्लोरीन 17 का। हो गया? सबका हो गया ना? देखो पहले क्या रखेंगे? पत्तल। 1s 2s 2p 3s 3p। s पर कितना जाएगा? p, फिर 2, फिर 6 2, कितना हो जाएगा? 12 हो गया ना। क्या को बच रहा है? 5। तो यहाँ पर कितना दे देंगे? 5 दे देंगे। हो गया। चलो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ 26। Fe 26 का बनाइए। Fe 26।
हो गया, बोलो क्या लिखें? 1s 2s 2p 3s 3p 4s, हाँ 4s के बाद क्या आएगा? 3d। चलिए तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2, कितना हो गया? 10 2 12 12 6 18 2 20 3d 6, ठीक है 3d 6, ठीक है हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग ये भी याद कर सकते हैं, अगर केवल आप कह दोगे ना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना कि निम्नलिखित में से आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, पूरा नहीं लिखा होगा, केवल ये लास्ट का 2 वो लिख देता है 4s2 3d6 निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो किसका है? आयरन का। हो गया है? लास्ट से 2 गो या 3 गो यही देता है। चलिए एक और बनाइए। स्कैंडियम 21, हो गया। क्या आएगा? 4s के बाद 3d, 4s to 3d 1, हो गया। सबका यही आया है ना? चलो क्रोमियम 24 का बनाओ। हो गया। चलो 1s सबका हो गया ना? क्या आया है लास्ट में? 4s 3d, जिसका 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 ये आया है गलत है। हाँ जिसका जिसका ये आया है गलत है। अपवाद पढ़ो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पढ़ लिए? हाँ चलो अब देखो बन जाएगा। क्या लिखोगे? 1s 2 2s 2 2p 3s 3p 6 4s 1 3d। आपने क्या लिखा था कि जब कभी भी d पर कितना नहीं रहेगा, d पर कभी भी 4 या फिर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और वैसी स्थिति जब d पर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन बचे तो s अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? d को, और एक इलेक्ट्रॉन दे करके d पर कितना कर देगा? 5 या 10 कर देगा। ये एक्सेप्शन था, तो गलत हो ही गया लगभग लोगों का। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 4s 1 3d 5। लिख लिए इसको? चलिए बहुत बढ़िया। एक और बना लो, Cu29। हो गया ना?
लिख लिए? क्या होगा? 1s 2 2s 2 2p 3s 3p 6 4s 3d 10। ये भी एक्सेप्शन था, ठीक है। तो डी पर कभी भी कितना नहीं रहता है? 9 नहीं रहता है। हो गया ना? चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, ऐसे ही बनेगा। अब आ जाओ, एक है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या याद होना चाहिए था? एटॉमिक नंबर। और किसी भी एलिमेंट में, या एलिमेंट नहीं, किसी भी कंपाउंड में किसी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक मास, ठीक है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 में किसका परसेंटेज आपसे पूछ रहा है? कैल्शियम का, ठीक है। तो इसका आपको सबका क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक मास। तो क्या लिख सकते हो? Ca का CaCO3 में, ठीक है, Ca का CaCO3 में आपको क्या निकालना है? परसेंटेज। तो क्या करोगे? सबका आपको क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक मास। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है ना। तो क्या लिखोगे? 40 बटा, फिर नीचे कैल्शियम है तो क्या लिखोगे? 40 प्लस, अब क्या है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, तो क्या लिखोगे? 12 प्लस, और क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना। 8 और 16, नंबर ऑफ एटम कितना है? 3। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ना डायरेक्ट, गुणे 100। तो 40 बटा, ये 100 हो जाएगा, 100 गुने कितना परसेंटेज हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट्स में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए केवल क्या याद रखना है? एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया? लिख लिए ना? देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें? 12%। डायरेक्ट निकल जाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंटेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वही लिखना है, कार्बन इन Ca, क्या निकालना है? कार्बन निकालना है ना। हाँ, कार्बन इन CaCO3 गुना 100। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 40 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48 गुने 100। तो 12 बटे 100 गुना 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 12% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गलत लिख दिया है, टाइपिंग एरर है। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, ये अपने से आप बनाइए। तो लिखिए, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया।
यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। अब ध्यान से बनाइएगा, देख लो यहां पर 2 गो नाइट्रोजन है, एगो यहां नाइट्रोजन है, एक यहां है, 2 नाइट्रोजन है, तो N2 पर निकालिएगा, एक N पर मत निकालिएगा। क्या निकालिएगा? N2 पर। हाँ, हो गया। खेती वगैरह किए हो गांव में? नहीं किए हो कभी? खेत में यूरिया छिड़के हो? कोई नहीं छिड़का जी। यूरिया का बोरा पर क्या लिखा रहता है? नाइट्रोजन का परसेंट लिखा रहता है। आंसर आएगा इसका, हमको लग रहा है 46.6%। यूरिया के बोरा पर लिखा रहता है कि इतना नाइट्रोजन है इसमें। $46.6 आएगा। आ गया ना? नहीं बनाई? बन गया। कितना आया आंसर? दिख रहा हमको यहां से। कितना आया? उसका 46 नहीं आया। हाँ जाओ सीजीएल का तैयारी करो, झूठो बीपीएससी में लगी हुई हो। सीजीएल का तैयारी करो, तो मैथ्स तुम्हारा अच्छा है। हो गया? चलो देख लो इसको। हमने बता दिया था आपको, यूरिया में एक और चीज याद रखना है। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा खोजा गया था? यूरिया। ठीक है, फर्स्ट कार्बनिक मैटर जो था, ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या बनाया गया था? यूरिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सीधे लिख दिया गया क्या? N2। अब भाई यूरिया में निकालना है तो NH2 है, CO NH2, तो कितना जगह नाइट्रोजन है? 2 जगह। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2 डायरेक्ट लिख दें। N2 लिख करके क्या लिखें? NH2CO NH2 इंटू 100। तो देखो N का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 14। तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 28 बटा, फिर N है तो क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। 14 लिखेंगे ना जी। प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे यहां पर? 16, प्लस नाइट्रोजन का फिर क्या लिखेंगे? 14 प्लस 2 गुना 100। इसको गुणा भाग करिएगा तो आ जाएगा आपका 46.6%। आसान था ना? तो मुश्किल कहाँ है इसमें? क्या मुश्किल था? ये तो छोटा छोटा है जी, 6-7 वाला एटॉमिक नंबर वाला है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़े है। चलिए टेस्ट आज नहीं हो पाएगा, आज चैप्टर खत्म हो गया ही, और एटॉमिक स्ट्रक्चर टेस्ट जो होगा इसका अगले क्लास में ले लेंगे। ठीक है, कल पूरा पढ़ करके आइएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। 60-70 क्वेश्चन का इसमें टेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। इसका टेस्ट कल श्योर होगा, क्वेश्चन प्रिंट हो चुका है, कल श्योर टेस्ट रहेगा इसका।